सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू, हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू, हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अब्बू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है। अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सुरेश, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं? और देख, बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं।
आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई, तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं। शहर में कैलाश का एक बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार था। उसके खानदान में उसकी बीवी शालिनी, 2 भाई राहुल और रंजन और एक छोटी बहन तान्या थी। मगर कैलाश सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नौकर कृष्णा से करते थे। कृष्णा उनका वफादार नौकर था। वो कृष्णा को अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्णा अपने मालिक कैलाश के हर काम में हाथ बटाता था, मगर कैलाश के 2 छोटे भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो दिन भर कैलाश के रुपयों को दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। एक दिन कृष्णा कैलाश से बोला, छोटे मालिक, राहुल बाबू को और रंजन बाबू को समझाते क्यों नहीं? आप दिन भर मेहनत से काम करते हैं और वो आपके मेहनत के कमाई को ऐसे ही लुटाते रहते हैं। हे कृष्णा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं रे? मेरे माँ ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था कि इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन मालिक, ऐसे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं रे, तू बहुत भोला है रे कृष्णा। धीरे धीरे दोनों काम धंधा करने लगेंगे, तू फिक्र मत कर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज रात घर में देर से आऊँगा। आज सारे कारोबारियों की मीटिंग है और मुझे उसमें बुलाया गया है। ठीक है छोटे मालिक, आप कितने भी रात में आएंगे मैं आपको जागता हुआ ही मिलूंगा। लेकिन क्यों? मालिक, आपको खाना गरम करके भी तो देना है। कृष्णा की बात सुनकर कैलाश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से ऑफिस चले गए। मीटिंग में शहर का एक और बड़ा कारोबारी राजन कसाना भी बैठा हुआ था। सारे कारोबारियों ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया हुआ था। मीटिंग में कैलाश अपने सारे कारोबारी भाइयों से बोले, तुम सब फिक्र मत करो, इस बात का फैसला मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। अब तुम सब अपने अपने काम पर जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद राजन कसाना मुस्कुराता हुआ कैलाश के पास आकर बोला, आपको क्या लगता है कैलाश जी कि इन कारोबारियों ने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सही है या गलत? सीधी सी बात है राजन, कारोबारियों का सारा पैसा आपके सीक्रेट बैंक में रखा जाता है। अगर अकाउंट में से रुपया कम हुआ है तो आपके ऊपर ही इल्जाम लगेंगे ना। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। 1 हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर लगे हुए इल्जाम सही है या गलत। देखिए कैलाश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये सच है कि मैंने कारोबारियों के 100 करोड़ रुपए चुराए हैं। अगर आप उन कारोबारियों के सामने मुझे बेगुनाह साबित करेंगे तो मैं उनमें से 50 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन की बात सुनकर कैलाश बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ राजन के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजन।
अब तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चले गए। राजन कसाना गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू मुझे जेल तक पहुंचाए। राजन कसाना एक मुजरिम किस्म का आदमी था। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात तुम लोग कैलाश के फैक्ट्री में आग लगा दो। मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन पहले कैलाश ने 1 करोड़ रुपए का माल अपने फैक्ट्री में रखा हुआ है। उसने अभी तक उस माल का इंश्योरेंस भी नहीं किया हुआ है। फैक्ट्री जलने के बाद कैलाश सड़क पर आ जाएगा। राजन कसाना के गुंडों ने उसी रात कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दी। कैलाश की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और साथ ही साथ उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का माल भी। कैलाश सड़क पर आ गया। इतने बड़े नुकसान का कैलाश पर बहुत बड़ा सदमा लगा और एक रात कैलाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कैलाश की बहन तान्या अपने छोटे भाइयों के नंबर पर कॉल मिला कर थक गई, मगर किसी भी भाई ने उसका फोन नहीं उठाया और कैलाश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज कर सके। कुछ ही वक्त में कृष्णा कुछ पैसे ले आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कैलाश ने अपने नौकर कृष्णा से कहा, कृष्णा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तू किसी से उधार मांग कर लाया है? नहीं मालिक, जब आपकी तबीयत ज्यादा नासाज हो गई तो मैंने रंजन बाबू के जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे अपने जेब में रखते हुए देखा था। कृष्णा ने ये बात बोली ही थी कि तभी कैलाश के दोनों भाई गुस्से से आकर बोले, इसने चोरी की है भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेब से पैसे निकालने की? बड़े मालिक की अचानक तबीयत नासाज हो गई थी, मैंने इसी वजह से आपके जेब से पैसे निकाल लिए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं इनके इलाज में पैसे खर्च करूं। आइंदा मेरे जेब में हाथ मत डालना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रंजन बाबू? जब बड़े मालिक का वक्त अच्छा था तो आपने उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाई, और आज जब उनका बुरा वक्त आया तो आप उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। मैंने अपने आंखों से कई बार आपको बड़े मालिक की जेब से पैसे निकालते हुए देखा है, और जब भी मैंने बड़े मालिक से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया। मुझसे जुबान लड़ाता है बदतमीज नौकर। रंजन ने कृष्णा को बुरी तरह से पीट दिया। बड़े मालिक, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनसे कुछ क्यों नहीं कहते? तुमने चोरी की है कृष्णा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप बड़े मालिक? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ आपके इलाज के लिए रंजन बाबू के जेब से पैसे निकाले थे। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? थोड़ा सा नासाजी हो गया था, मरा तो नहीं जा रहा था। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कैलाश ने कृष्णा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा आंखों में आंसू लिए चीखते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, और कभी भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा मालिक। बड़ी मालिक, रंजन बाबू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपके इस धक्का देने से बुरा लग रहा है। आज मुझे ये दुनिया समझ में आ गई है। बड़े मालिक का नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर बड़े मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही दबा रहता है। इतना बोलकर कृष्णा कैलाश के घर से बाहर निकल गया और गुस्से से एक फुटपाथ पर जाकर रोने लगा कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके नजदीक आकर गिर गया। वो आदमी बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो गोली लगी है। वो आदमी एक छोटी सी शीशी और एक बड़ी सी फाइल कृष्णा को पकड़ाते हुए बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तुम मुझे यहाँ के मालूम नहीं पड़ते, तुम कस्बे के मालूम होते हो। लेकिन ये है क्या? इस शीशी में तैयार किया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे तुम हीरे का एक महल बना सकते हो, और इस फाइल में उसका फॉर्मूला भी बना हुआ है। तभी कुछ लोग हाथ में बंदूक पकड़े हुए कृष्णा की ओर दौड़ते हुए आने लगे। कृष्णा वहाँ से भाग गया और सीधा अपने गांव पहुँच गया। कृष्णा की थोड़ी बहुत खेती पड़ी हुई थी। कृष्णा अपने खेतों में कटहल की सब्जी बोने लगा और उसने उस आदमी के बताए अनुसार उस शीशी में केमिकल का इस्तेमाल कटहल की फसल पर किया तो उसके सामने एक चमत्कार हो गया। दरख्त पर हीरे के कटहल उगाए। ये देखकर कृष्णा खुशी से पागल हो गया। उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। माँ देखना,
अब मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बड़े मालिक को जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चोर कहा था, जबकि मैंने उनके लिए ही चोरी की थी। कृष्णा की बात पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैलाश को बहुत वक्त से जानती हूँ बेटा। जब तू बहुत छोटा था तब वो तुझे बड़े मोहब्बत से यहाँ से ले गया था। उस बेचारे ने तुझे इस वजह से घर से निकाल दिया कि वो गरीब हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके छोटे भाई ने उसके सामने तुझे हाथ लगाया, इसीलिए उसने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कृष्णा गहरी सोच में पड़ गया। अब समझ में आया माँ कि जाते हुए बड़े मालिक रो क्यों रहे थे। तो फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने सारे हीरे के कटहल बेच दिए और बहुत रईस हो गया। लेकिन जब वो कैलाश के घर पर गया तो उसे पता चला कि कैलाश की बीवी मर चुकी है और कैलाश के भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। कैलाश का घर भी बिक चुका है। कृष्णा ने पूरे शहर में कैलाश और तानिया की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते वो कैलाश की फैक्ट्री गया। फैक्ट्री का एक पुराना मजदूर कृष्णा से बोला, कैलाश जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कृष्णा, तुमने आने में थोड़ी शायद देर कर दी। मुझे कैसे भी करके बस एक बार बड़े मालिक का पता मिल जाए। जानते हो कृष्णा, मैंने अपनी जिंदगी में कैलाश जी जैसा दिलदार इंसान नहीं देखा। सच तो ये है कृष्णा कि कैलाश की फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कृष्णा। वो किसी और ने नहीं बल्कि राजन कसाना ने लगाई थी। बस एक चीज मेरे जहन में नहीं आती कि आखिर वो फैक्ट्री में आग लगाने में वो कामयाब कैसे हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि कैलाश जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे गैजेट लगवा रखे थे कि अगर फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग भी करता तो खतरे के सायरन बज उठते, मगर उस रात नहीं बजे। ऊपर वाला उस राजन कसाना को कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर वो मजदूर वहाँ से चला गया, मगर कृष्णा ने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन कृष्णा अपनी कार में कैलाश को ढूंढता फिर रहा था। तभी उसकी नजर रंजन और राहुल पर गई, जो कि कैलाश के सबसे बड़े दुश्मन राजन कसाना के साथ बैठे हुए थे। कृष्णा उनकी कार का पीछा करते करते उनके ऑफिस तक पहुंच गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। रंजन और राहुल राजन कसाना से बातें कर रहे थे। मान गए आपको राजन कसाना जी, आपने भैया की फैक्ट्री में आग लगवा दी और भैया को भनक भी नहीं लगी कि वो आग आपने लगवाई है। कैलाश को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने में मदद करने वाले उनके ही दोनों भाई हैं। 50 करोड़ की रकम के लिए तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को मार सकता है, और फिर तो कैलाश हम दोनों का सौतेला भाई था। तभी कृष्णा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तीनों कृष्णा को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। कृष्णा, तूने ये महंगे कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या कहीं से चुरा कर ले आया है? चुरा कर नहीं राजन बाबू, बल्कि अपने मेहनत से कमाया है। और तुम दोनों क्या जानो मेहनत करना। तुमने तो सिर्फ अपने बड़े भाई की दौलत को दोनों हाथों से उड़ाया है, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कोई सगा भाई भी अपने भाइयों के लिए इतना नहीं करता जितना बड़े मालिक ने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए किया। हाँ तो तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? फिलहाल मुझे सीधी तरीके से ये बता दो कि बड़े मालिक कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ढूंढना ही है तो जाकर उन्हें किसी मंदिर के बाहर ढूंढ। दोनों बहन भाई भीख मांग रहे होंगे। तुम दोनों कार में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मालिक तुम दोनों से बेहद प्यार करते थे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ऊपर वाला देगा। लेकिन राजन किसाना, जिस दिन मुझे बड़े मालिक मिल गए ना, उसी दिन मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर कृष्णा गुस्से से बाहर निकल गया। कृष्णा ने पागलों की तरह कैलाश की तलाश जारी रखी। कुछ महीनों बाद कृष्णा एक मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि कैलाश और उसकी छोटी बहन तानिया मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। ये देखकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ कैलाश के पास पहुंच गया। मैं आ गया मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं आपके बर्ताव को समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझा। कृष्णा को रईस देखकर कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तानिया के भी। तेरे जाने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई कृष्णा।
और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरे फैक्ट्री में आग मेरे ही भाइयों ने लगाई थी और ऊपर वाले ने उन्हें इस पाप की सजा भी दे दी। वो दोनों परसों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपको पूरी बात नहीं पता बड़े मालिक, इस खेल का असली खिलाड़ी राजन कसाना था। उसने ही रंजन बाबू और राहुल बाबू को भड़काया और उन दोनों को 50 करोड़ का लालच देकर आपके फैक्ट्री में आग लगवाई। असली मुजरिम राजन कसाना है। तभी अचानक कैलाश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर कृष्णा और तान्या बुरी तरह से घबरा गए। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं आपको अभी और इसी वक्त अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं कृष्णा नहीं, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। दरअसल मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद तू तान्या का ख्याल रखना, उससे शादी कर लेना और राजन कसाना को छोड़ना मत। इतना कहकर कैलाश ने दम तोड़ दिया। कृष्णा ने कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया और उसी दिन तान्या से शादी भी कर ली। कृष्णा अब बहुत रईस आदमी बन चुका था। कृष्णा ने ठीक राजन कसाना की तरह उसकी ही फैक्ट्री में आग लगवा दी। राजन कसाना भी सड़क पर आ गया, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और पागल हो गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा अपनी बीवी तान्या को लेकर अपने गांव चला गया और वहाँ एक कोठी बनवाकर रहने लगा। कृष्णा आज भी हीरे के कटहल उगाता है। एक छोटा सा बच्चा रोड पर अखबार बेच रहा होता है। उसका नाम रमन होता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वो जहाँ पर अखबार बेच रहा होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है, पर रमन पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता। तभी विक्रम नाम का एक आदमी आता है और रमन से कहता है, अरे बेटा, अखबार दे दो। आज की ताजा खबर क्या है? इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमारे देश का नाम मशहूर हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम किस दर्जे में तालीम लेते हो? मैं स्कूल नहीं जाता, अखबार ही बेचता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गया। विक्रम को ये बात बेहद बुरी लगती है। अरे मगर तुम्हारी उम्र तो तालीम लेने की है। कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हारे इतनी छोटी उम्र में तुमसे काम करवाते हैं? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। अब्बा की तो मेरे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी और मेरी अम्मी भी घर घर बर्तन धोने का काम करती है, जिससे घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम इस तरह रोड पर अखबार बेचते हो? नहीं, उन्हें नहीं पता है। वो नहीं चाहती कि मैं काम करूं, पर मैं उनका इमायत बनना चाहता हूं। वो बोल ही रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और सभी रोड के बगल की दुकानों को तोड़ना शुरू कर देती है। इसी में रमन की दुकान भी टूट जाती है। अरे चलो चलो चलो, यहाँ से खाली करो, रास्ता साफ करो, चलो। विक्रम को ये सब देखकर बेहद बुरा लगता है। वो रमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस वाले बाकी सारे दुकानदारों के साथ साथ रमन को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थाने ले जाते हैं। हे भगवान, उस छोटे से बच्चे को उठा कर ले गई पुलिस। वो अपनी माँ को बिना बताए अखबार बेचता था। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम भी थाने पहुंच जाता है और पुलिस वाले से बात करता है। जनाब, आपने इन सब लोगों को क्यों पकड़ रखा है? ये तो बेचारे अपना कारोबार इत्मीनान से कर रहे थे। अरे ये लोग गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाकर रोड पर बैठ जाते हैं। इनकी वजह से जाम लग जाता है। अरे हम भी इनकी पेट पर लात नहीं मारना चाहते, पर मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। विक्रम पुलिस की बातें सुनता है और रमन की ओर देखता है और फिर वो पुलिस से कहता है, जनाब, मैं उस बच्चे की जमानत कराना चाहता हूँ। उसे आप छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो, आपकी बात ठीक है। यहाँ दस्तखत करके उसको ले जाइए। विक्रम रमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तुझे भूख लगी है? अरे लगी ही होगी। चल तुझे मैं खाना खिलाता हूँ। विक्रम रमन को लेकर एक फूड प्लाजा में आता है। वो फूड प्लाजा विक्रम का ही होता है। वहाँ पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड मिलते हैं। बेटा, बता तू क्या खाएगा? अब पिज्जा खाएगा? नहीं,
मेरे पास पैसे नहीं है। आपने मेरी जमानत कराई, वही आपका एहसान है। अरे ये फूड प्लाजा मेरा ही है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी खाना हो तू अपनी मर्जी से खा ले, मैं तुझे अपना समझकर ही कह रहा हूँ। रमन को विक्रम एक पिज्जा दिलाता है। रमन उस पिज्जा का एक टुकड़ा खाता है और फिर रख देता है। विक्रम ये देखकर रमन से पूछता है, क्या बात है रमन, तुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा क्या? तूने पहले ये कभी नहीं खाया होगा, है ना? रमन अपना सर हिलाता है, जिससे वो बताना चाह रहा होता है कि वाकई उसे वो लजीज नहीं लगा। मुझे घर जाना है, मेरी अम्मी ने भी मेरे लिए खाना बनाकर रखा होगा, वो इससे कहीं ज्यादा लजीज होता है, मैं वही खाऊंगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, तुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और आज से तू रास्ते पर अखबार नहीं बेचेगा। देख, तुझे कल से मेरे फूड प्लाजा पर आना है और मैं तुझे काम दूंगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। विक्रम भी अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह वो बैठा सोच रहा होता है। वो बच्चा अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था, हालात की वजह से वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। उसका बचपन भी फिक्रमंदी में गुजर रहा है, ना जाने वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आज वो आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। वो अब काम ना करे, उसे सिर्फ अच्छे से तालीम लेनी होगी। सुबह सुबह रमन विक्रम के फूड प्लाजा पर पहुंच जाता है। वो काम करने के लिए तैयार होता है। विक्रम उसे जैसे ही बोलता है कि वो उसकी तालीम कराना चाहता है, तो वो कहता है, नहीं, मैं अपनी तालीम अपने दम पर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ काम करवाओगे, मैं तभी आपकी मदद लूँगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे तू तो बहुत गैरतमंद है और ये बात बहुत अच्छी है। तो ठीक है, तो शाम को बावर्ची खाने में काम कर लेना और बचा हुआ खाना घर ले जाना, ठीक है? रमन ये मान लेता है और फूड प्लाजा पर काम करना चालू कर देता है। एक रात वो अकेले बैठकर बचा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। तभी विक्रम वहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर रमन के पिज्जा पर पड़ती है। रमन, तुझे तो ये पसंद नहीं था। ये तू उसके ऊपर क्या डालकर खा रहा है? अब तुझे ये कैसी लग रही है? हाँ? ये एक कस्टमर ने ऑर्डर करके छोड़ दिया था और मेरी अम्मी ने मुझे टिफिन में तरबूज काट कर दिए थे, तो मैंने उसी तरबूज को इस पिज्जा के ऊपर डाल दिया। अब मुझे ये खाने में बेहद लजीज लग रहा है। अब ये लाजवाब हो गया है। विक्रम को रमन की ये बात बहुत ही अलग और यूनिक लगती है। उसे यहाँ एक नए तरह की पिज्जा बनाने का आइडिया आता है। वो रात भर बैठकर उस आइडिया पर काम करता है और अगली सुबह तरबूज पिज्जा के नाम से एक नए तरह के पिज्जा का लॉन्च करता है। पिज्जा बेहद लाजवाब होता है और बहुत ही जल्द विक्रम की दुकान तरबूज पिज्जा के लिए मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग विक्रम का तरबूज पिज्जा खाने आते हैं। विक्रम इन सब का श्रेय रमन को देता है। रमन, देखो तुम्हारा स्पेशल पिज्जा लोगों में कितना मशहूर हो गया है। तुमने ही मुझे तरबूज पिज्जा बनाने का आइडिया दिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पिज्जा से मुझे जितनी भी आमदनी होगी वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि इसके असली हकदार तो तुम ही हो। आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। ठीक है? जी भैया, ठीक है। इसके बाद रमन की तालीम भी अच्छे से हो जाती है और वो आगे चलकर जिंदगी में बेहद सफल होता है और वो अपनी अम्मी और विक्रम का नाम रोशन करता है।